साहब की कुछ याद आपको आती होगी, तो साहब की जब याद आती है तो कुछ खास पल ऐसे हैं जो याद याद आते हैं आपको? हमारे साथ सत्यप्रकाश जी थे और मान्यवर साहब की याद में देखिए वो इमोशनल हो गए। चूँकि इस देश के अंदर जब मानवतावाद का आंदोलन चलता है, बहुजन आंदोलन चलता है, तो कई लोग जो है अपनी त्याग तपस्या बलिदान देते हैं। और बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे, मेरे बच्चे कामयाब हुए हैं। आज तो मैं कामयाब की सीढ़ी पे पहुँच चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को कि भाई स्ट्रगल करने के बाद भी हम कामयाब हो गए। वरना मैं सोचती थी, मैं कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे मुझे कभी इस मुकाम पहुँचे। तो बस यही है कि पढ़ाई ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना फैमिली ज़रूरी है, ना कोई और इंसान ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली को भी वो चीज़ें दे सकते हो जो जो आपको नहीं मिली। तो पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है और यही बाबा साहब ने सिखाया है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कैसा अनुभव रहा आपका साहब के साथ और बहन जी के साथ रहने वाला किसका बढ़िया अनुभव नहीं रहेगा। उन्होंने अब बच्चों की तरह, हम तो 18 ही साल के थे जब, बच्चों की तरह रखा और हमें समझाते रहे। बीच बीच में वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, बहन जी के फ़ोन गया वहाँ पे, वो आई, उन्होंने देखा तो बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। वहाँ के जो धनाढ़ लोग थे वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, तो बहन जी ने डीएम और एसएसपी से कहा भाई ये बूथ कैप्चरिंग रहे, तो उन्होंने कहा ऐसे ही होएगा। कब की बात है ये? ये 90 की 1990 है, अक्टूबर नवंबर की बात है मेरे ख्याल से। तो बहन जी को फिर वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया, अरेस्ट कर लिया, बहन जी को बुलंदशहर जेल में भेज दिया और हमको बुलंदशहर देहात थाना पड़ता उसमें बंद कर दिया। और बहन जी के रोज़ खबर लानी, सुबह 8 बजे जाना और शाम को 3-4 बजे आना। तो बहन जी कहती थी भाई बुलंदशहरिया कब तक सेवा करेगा? मैंने जब तक आप यहाँ पे जेल में हैं तब तक सेवा करेंगे। से ये अनजान है, नहीं जानते, दूर दराज से आया है, तो उससे कैसे बात करते थे, ऐसे कुछ? वो ज़्यादा प्यार से बात करते थे और उनकी याददाश्त इतनी थी कि एक बार जहाँ का भी कार्यकर्ता कहीं का आया उसकी याददाश्त रहती। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं सत्यप्रकाश वर्मा जी के घर पर और उनकी पत्नी हमारे साथ है पूनम जी, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। बता दें सत्यप्रकाश वर्मा जी के बारे में, तो इस देश के अंदर जो बहुजन मूवमेंट चला, जिसे मानवतावाद का मूवमेंट कहते हैं, तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब तक का जो मूवमेंट है, वो तमाम मूवमेंट को बहुजन आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कि इसकी 4-4 बार सरकार बने, इसके लिए कई लोगों ने अपना त्याग तपस्या बलिदान दिया है। कई लोगों ने घर परिवार की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, तब जाके ये मिशन मूवमेंट कामयाब हो पाया। कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, कई लोगों के परिवार जो है वो बर्बाद से हो गए और यही बर्बादी की वजह से आज मिशन मूवमेंट कामयाब हुआ है। तो इस त्याग तपस्या बलिदान का कई लोगों कई लोगों के हिस्से में आए, कई परिवार के हिस्से में आए और उसी में से ये एक परिवार है सत्यप्रकाश वर्मा जी का। आज उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे कैसा उनका अनुभव रहा, क्योंकि जो एक अपने घर को संभालने वाला घर का जो प्रमुख होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर जब समाज की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो घर की महिला करती है, एक पत्नी करती है। और इसी तौर पर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती है वो सामाजिक आंदोलन से नफरत करने लगती है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी दुख तकलीफ़ों से गुजरती है, क्योंकि पति जो होता है वो सामाजिक आंदोलन में ध्यान देता है, लगातार जो है मीटिंगों में, लोगों से मिलने में, राजनीतिक मूवमेंट में अगर समय दे दे तो वो घर पर वक्त नहीं देता, बच्चों को वक्त नहीं देता। तो कैसा क्या अनुभव रहा, हम पूनम जी से बातचीत करेंगे। पूनम वर्मा जी आज हमारे साथ हैं और हम हैं दिल्ली के बैंक कॉलोनी में, जहाँ पर सत्यप्रकाश वर्मा जी का निवास है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। मेरे सबसे पहले मैं आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस मिशन में आज मैं पहली बार बोल रही हूँ और मेरा जी हाँ कि अब हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो सत्यप्रकाश वर्मा जी ने काफ़ी समय जो है अब घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, और हमने ये भी सुना है कि वो काफ़ी करीबी रहे कांशीराम साहब के बहन मायावती जी की। तो वो तो अपने काम में लगे थे, आप अपनी ज़िंदगी घर संसार में लगी हुई थी।
क्या दिक्कतें आई, यही पे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि क्या दिक्कतें आपको आई। मेरे जीवन में बहुत दिक्कत है, आर्थिक संकट, परेशानियाँ, बच्चों को खाने पीने की भी परेशानी हुई बहुत ज़्यादा, और बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे बच्चे कामयाब हुए हैं। आज तो मैं कामयाब की सीढ़ी पे पहुँच चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को कि भाई स्ट्रगल करने के बाद भी हम कामयाब हो गए। वरना मैं सोचती थी, मैं कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे मुझे कभी देखिए तो जो सोशल मूवमेंट में काम करते हैं उसके एक और फ़ायदा भी होता है कि उनके बच्चे जो है वो इन परिस्थितियों से रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकालकर एक सफलता की मंजिल को चूमते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि सोशल मूवमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे कभी बर्बाद नहीं होते, ये तो हमारा भी अनुभव है और कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। तो कुछ संस्कार भी तो आए होंगे, कैसे देखती हैं आप अपने बच्चों के जीवन में जो बदलाव आया? आप इमोशनल हो रही हैं। मैं शुरू से मध्यम वर्ग के परिवार से, पढ़ी लिखी परिवार से हूँ, और मैं शिक्षा की अहमियत बहुत समझती थी। मैंने अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे चढ़ाया, अच्छे रास्ते शिक्षा दी है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, वैसे कहना नहीं चाहिए। राजनीति में वैसे मिलता कुछ नहीं है। जो मतलब बड़े लोग हैं वो तो कर भागते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं मिलता। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे हस्बैंड एक मध्य वर्ग के परिवार के थे और शुरू से ही उन्होंने जीवन अपना बहन मायावती काशीराम जी के बीएसपी को दिया है। और मैं अपने घर में अकेली रहती थी। मेरा घर भी नहीं था, छोटा सा कमरा था और छोटे छोटे बच्चे थे, भूखे प्यासे 15-15 दिन तक बाहर रहते थे, रैलियों में जाते थे। फिर भी मैं पूछती थी, मैं भाई आप क्यों जाते हो, क्या मिलता? कह रहे मिलता कुछ नहीं है, बस मेरे राजनीति करनी है। लेकिन सबके जीवन में मैं समझती थी चलो कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हो सकता है तरक्की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बार मेरे घर में लाइट भी नहीं थी और खाने को आटा भी तक नहीं रहता था। कई बार वो तो कहते कभी भूखी नहीं रही, पर ऐसा होने महसूस भी नहीं हुआ। मैं कभी महसूस भी नहीं होने देती थी किसी को मेरे घर में कुछ है या नहीं है। पूछते थे परिवार के कहाँ गए, मेरे को बता के नहीं गए, कहीं गए हैं, अब कब आएंगे ये भी नहीं पता मेरे को। हमेशा वो बिना बताए चले जाते थे कि मैं आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, परसों। फ़ोन उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होता था, मैं संपर्क भी नहीं कर पाती थी। और एक बार तो मेरे घर में लाइट भी नहीं थी, कूलर का ये फैन फूक गया था और उसके कूलर के सिवा मेरे घर में कुछ भी नहीं था। और मेरे बच्चे बड़े परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे। और गर्मी का जैसी अब गर्मी पड़ रही थी ऐसी थी, अचानक से मेरा भाई आ गया। उसने क्या लगा तो इतने संघर्ष, और मेरा काला रंग हो रहा था बिल्कुल गर्मी की वजह से, हवा भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। फिर मेरे भाई ने मेरे को समझाया, मेरे आँख में आंसू आ गए उसे देख के कि मेरा क्या बोला आपके भाई? क्या लगे वो कहाँ है? मैंने कहा पता ही नहीं, वो 15 दिन से बाहर है। अब बता के जाते तो भाई मैं बताती। कह रहे बड़ी अजीब बात है। जब अगले दिन आए मेरे भाई, रुके वहाँ, अगले दिन आए, बड़े बहुत उन्होंने समझाया कि भाई राजनीति करो, ऐसी तो करो कुछ फ़ायदा हो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने राजनीति तो करी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। अगर पैसा लेते बिल्डिंग होती, कोठियाँ होती, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी हमने बिताई हैं। और बहन जी 4, ऐसा नहीं कि बहन जी से नहीं मिले हैं, गए भी हैं उनके प्रोग्राम में, वो जानती भी हैं, उनके बहुत काम किए हैं, लेकिन हमारी तरक्की नहीं हुई। आज जो भी है आपके सामने छोटा सा मकान है, ये बहुत पहले मैंने भी लड़ाई झगड़ा करके जैसे तैसे करके कर्ज से ये मकान लिया था। और आज बच्चे मेरे कामयाब हैं, मुझे इस बात की खुशी है। और हम इस मकान को भी नहीं बना पाए, हम अपनी मेहनत की कमाई से नहीं बना, मेरे बच्चों ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे एक टीचर बना है और एक अब बड़ी बेटी है वो पीएचडी कर रही है, और छोटी 3रे नंबर की बेटी है वो मास कम्युनिकेशन नकलों में कर रही है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे कामयाब हुए। मुझे इस बात का दुख भी नहीं रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ करते नहीं थे, या दुकान थी छोटी सी, वो भी अपने भतीजों को दे रखी थी इन्होंने काम करने के लिए कि भाई आप करो। क्या काम करते थे? मतलब जब आपकी शादी हुई तो क्या काम करते थे? जब भाइयों के साथ रहते थे, उनका बिजनेस था, वो सर्विस वाले भी थे, बिजनेस भी था, छोटा मोटा काम देते थे ना, थोड़े बहुत पैसे देते थे, उससे मैं घर चलाती थी। 15-15 बाहर रहते थे, वो क्यों देते पैसे? जो भी था मेरे पास, कई बार रिश्तेदार भी आते, बहुत संघर्ष करना पड़ता था, क्या खिलाऊं
क्या बनाऊँ बच्चों उनके रिश्तेदारों के लिए, तो ऐसा होता था। कभी बात करते थे कि रैलियों में क्या हुआ, वो बैठकों में क्या क्या बताते थे? यही बताते थे कि बीएसपी की रैली है, एक तेज सिंह जी थे, कस्टम ऑफिसर थे तेज सिंह, उनकी रैली में भी है, फ़ोटो भी है मेरे पास, और साइकिल रैली भी निकाली थी। वो हैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के डॉक्टर राजपाल सिंह, एसडीएम हैं, एसडीएम रह चुके, अब तो शायद रिटायर हो गए होंगे। उनकी रैलियों में भी गए हैं। मेरे यहाँ मायके में भी एक बार रैली तेज सिंह की थी इन्होंने, और फ़ोटो भी लाते थे। मैंने कहती थी अरे फ़ोटो से क्या चलेगा, पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए, क्या लगे यार, वहाँ कोई रैली में खाना थोड़ी मिलता है, संघर्ष करना पड़ेगा। जब कभी अगर नसीब जोर मार गया तो हम राजनीति में आ जाएंगे। मैं भी चुप लगाती थी। मेरे बच्चे आज भी कहते हैं मम्मी अगर डैडी आप डैडी से कुछ पहले शोर मचा के या कुछ मांगती, मैंने कभी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड से कुछ उम्मीद नहीं करी, कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे पैसे दो ये भी नहीं कहा, मुझे कपड़े दो ये भी नहीं कहा, गहने बनाओ ये भी नहीं कहा, कभी जो मिला उसमें गुजारा किया मैंने। अब उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, क्या फिर यहाँ दिल्ली में रहने लगी, तो ये जो सोशल मूवमेंट चला, तो इसके बारे में कभी आपको पहले से जानकारी थी कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो वोट के अधिकार की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, सरकार लाने, ऐसे कुछ अपने इसके पहले सुना था जब सत्यप्रकाश जी से आपकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले? हाँ सुना था, लेकिन ये नहीं पता था मेरे हस्बैंड भी राजनीति में जाएंगे या मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। सुना तो बहुत था, पर ऐसा नहीं पता था कि मुझे इतना संघर्ष करना पड़ेगा, जब मैं आगे बढ़ूंगी मेरे बच्चे कामयाब होंगे। तो अभी बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो ये नहीं लगता आपको क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं, हम तो काफ़ी समाज में घूमते हैं, तो जो लोग सोशल मूवमेंट को समय नहीं देते, जो पिताजी का हो या फिर उनकी माँ भी नहीं देती है, जिनके घर में महापुरुषों का वातावरण नहीं होता, उनके बच्चे जो है ना वो सही नहीं निकलते, सही रास्ते पर नहीं चलते। तो हम ये समझते हैं कि वही उन्हीं के बच्चे सही रास्ते पर निकलते हैं या फिर कामयाब होते हैं जो महापुरुषों के लिए समय देता है। क्या आप इसमें विश्वास करती हैं? हाँ ज़रूर करती हूँ। जो महापुरुषों का साथ देता है वाकई उनका आशीर्वाद होता है। मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देती हूँ। सबसे बड़े हमारे बाबा साहब हैं, जो हम उनके नक्शे कदम पर चले, शिक्षा की ओर बढ़े हैं, अक्सर हुए हैं। क्योंकि मैं भी पहले पढ़ी लिखी हूँ, पढ़े लिखे समाज से हूँ। मेरे फैमिली में मेरे फादर सर्विस भी करते थे और मुझे समझाते भी थे कि बेटे आप पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, अपने कामयाब जरूर होना चाहिए। और आज की तारीख में मेरे डैडी होते तो बहुत खुश होते, अब इस वक्त नहीं है वे। मेरे बेटे को देख के बहुत खुश होते, क्योंकि मेरी जनरेशन में किसी की सर्विस नहीं लगी। मेरे मतलब पहले फर्स्ट मेरा बेटा है, मेरी डैडी के बाद जो बेटे की सर्विस लगी और वो है नहीं इस टाइम, बहुत खुश होते हैं अगर वो होते तो। पूनम जी, आपको कई महिलाएं देख रही है और कई महिलाएं जो है ना वो अपने हस्बैंड को इसी वजह से कोसती है या फिर ये बोलती है कि आपने घर संसार को समय नहीं दिया या हमें समय नहीं दिया। तो ये चीज़ आपके साथ भी हुई, क्या उन महिलाओं का हौसला अफजाई करना चाहेंगी कि वो अपने बाल बच्चों की तरफ ध्यान दे अगर पति नहीं ध्यान दे रहा? हाँ क्यों नहीं, मैं उनका हौसला अफजाई जरूर करूँगी। मेरी तरह बने भैया स्ट्रॉन्ग बन के ही मैंने कुछ करा। चाहे मैंने अपने घर का काम तो नहीं करने दिया उन्होंने कभी मुझे बाहर, लेकिन घरेलू अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी, बेटे पढ़ना जरूर है। डैडी हमारी इतनी इनकम नहीं है भाई मैं अच्छे कपड़े पहना सकूँ, अच्छा खिला सकूँ, जैसे भी है आपके सामने है, जो भी खाना है रुखा सूखा खा सके। भाई थाली नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ पर रख के खा लो, सब्जी नहीं है तो चटनी से खा लो, यही शिक्षा दी मैंने। हमारे साथ पूनम वर्मा जी थी और जो बातचीत हम कर रहे थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मिशन मूवमेंट के लिए सिर्फ दीवारें देखकर या महलों को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी खूबसूरत है। ये खूबसूरत तब बनती है जब उसके बेस में कुछ ऐसे परिवार की खुशियाँ दफन होती है, तब जाके सत्ता के महल जो है वो खड़े होते हैं। इस देश के अंदर आत्मसम्मान और मान सम्मान की लड़ाई तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने लड़ी है और उसी आत्मसम्मान के बल पर पूनम जी जैसे महिलाएं जो है वो अपने घर संसार को खड़ा करती है और अपने बच्चों को कामयाब करती हैं। और भी इनके परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सत्यप्रकाश वर्मा जी का क्या रिएक्शन है, वो क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या उनके पास कुछ यादें हैं, ये तमाम चीज़ों की बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल माता रमाई की तरह जिस प्रकार से त्याग पूनम जी वर्मा का दिख रहा है, इससे आंखें नम हमारी भी हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके तुरंत बाद हम सत्यप्रकाश वर्मा जी से बात करेंगे, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ अभी प्रिया वर्मा है जो कि सत्यप्रकाश वर्मा जी की बेटी है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा और क्या दिक्कतें आई।
और अम्बेडकरवादी जो लोग होते हैं वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तो उनका क्या अनुभव रहा कि कुछ आपने सीखा है कि कैसे संघर्षों से बाहर निकलना एज अ अम्बेडकरवादी होने के नाते? संघर्ष से बाहर निकलने का तो सिर्फ एक ही तरीका है ना, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, और एक अच्छी जॉब ले लो। आप एक स्टेटस मेंटेन करेंगे बाकी लोगों के साथ में, तो आप चीज़ों से उभर पाएंगे। मेरी लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं पैसों को लेकर, चीज़ों को लेकर, क्योंकि फादर के पास कोई सिक्योर जॉब नहीं था, तो उनका था कि मतलब पॉलिटिक्स से हम कुछ कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते थे और भी बहुत सारी नीड्स होती थी, तो वो शायद कभी पूरी नहीं हुई। मैं बचपन से काफ़ी बीमार रहती हूँ, तो सिचुएशंस होती थी कि हम लोगों को प्राइवेट इलाज कराना है, तो वो तो नहीं हो पाता था। कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते थे क्योंकि टाइम नहीं होता था। तो मेरी मदर क्या करती थी कि 10-5 रुपए की दवाई लेकर आती थी स्टोर से, और वो खिला के बोलती थी अब सो जाओ, कल तक ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। एक बार था मेरे को चश्मा लगा था, मैं आई गेस 10वीं क्लास उस टाइम मैंने कर रही थी, तो चश्मा लगा था और बोर्ड के एग्ज़ाम देने थे। तो मैंने बोला चश्मा लगाया, अब चश्मा तो चाहिए ना, एग्ज़ाम देने, पढ़ाई करनी है, तो चश्मा बनवाने चले गए। अब डैडी ने बोला टेस्ट करा लो आँखों का और 1-2 दिन में चश्मा हम उठा कर ले आएंगे। अब 2-3 दिन हो गए, चश्मा नहीं आया, तो रोज़ मैं उनको बोलती थी अब पैसे दे दो, अब पैसे दे दो, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्टोरी रहा मेरी ज़िंदगी का ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मम्मी को भी चिढ़ाती हूँ इस चीज़ को बोल के कि तुम्हारे हस्बैंड तो सिर्फ 17 रुपये लेकर आते हैं, तो ये 17 रुपये से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो क्या था कि क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे चश्मा खरीदने के लिए, चश्मा तो नहीं आता है 2-3 रुपये में, उस टाइम पे भी चश्मा 700-800 रुपये में मिलता था। तो इट्स लाइक कि मैं डैडी की जेब में देखती हूँ पक्का पैसे होंगे और मिल जाएंगे, तो मैं आज ही जाके अभी जाके चश्मा लेते आऊँगी। तो मैंने अब जेब देखा तो उसमें 17 रुपये निकले। अब ऐसे चलता रहा, अगले दिन फिर ऐसे हुआ, उस दिन 16 रुपये निकले। मतलब वो अमाउंट कभी बढ़ा ही नहीं, 1.5 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, और चलते ऐसे वाला टाइम हो गया कि अच्छा ठीक है अब मेरे को चश्मा चाहिए ही नहीं, तुम अपना चश्मा भी रखो, अपने पैसे भी रखो, हम कमाने लगेंगे ना तो चश्मा हम 2-4 साल बाद पहन लेंगे, 12वीं करके नौकरी कर लेंगे तो कमाएंगे तो खरीद लेंगे अपना सामान। तो उस टाइम पे मेरे फादर बोलते थे कि चश्मा नहीं आएगा चल जाएगा। सेम चीज़ मेरी मदर भी बोलती थी, 2 मेरे बड़े बहन भाई है वो भी ये चीज़ बोलते, चश्मा नहीं आएगा तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ना। अगर तुम चश्मे की वजह से पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम नहीं दोगी तो फेल हो जाओगी तो फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो दे आर ऑलवेज लाइक कि पैसों से कुछ नहीं है, चश्मे से कुछ नहीं है, तुम तेज़ लाइट में पढ़ लो, लैंप खरीद देते हैं, फलाना कर देते हैं, लेकिन चश्मा वो नहीं आया, 2 महीने लगे उसको आने में। और बचपन की एक मुझे चीज़ याद रहती है, मैंने ज़िंदगी में उस टाइम पे कभी 5 रुपये नहीं देखे थे, जितना मुझे याद है। आई वॉज लाइक 7 और 6-7 ईयर्स ओल्ड। तो एक भैया हमारे यहाँ रेंट पे रहते थे, तो घर में उस दिन खाना खाने के लिए कुछ था नहीं, मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान, तो पॉलिटिक्स से तो उनको कभी कुछ मिला ही नहीं, किसी ने कभी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि पॉलिटिक्स के पीछे उन्होंने सिर्फ भागा है। तो कभी उनके फैमिली वालों ने, हमारे जो रिलेटिव ताऊ वगैरह हैं, उन्होंने कभी कोई हेल्प नहीं किया। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो घर में पैसे नहीं होते थे, शॉप भी ऐसे ही चल रही थी, तो मम्मी बहुत परेशान थी कि आज क्या बनाएंगी और क्यों बनाएंगी, कैसे बनाएंगी। तो हमारे यहाँ पे रेंट पे एक भैया रहते थे, उन्होंने मुझसे नमकीन मंगाने के लिए मुझे पैसे दिए, जो पैसे बच गए वो उन्होंने मुझे दे दिए कि तू रख लेना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओ आज तो 5 रुपये देखने मिले हैं पहली बार ज़िंदगी में। तो उसको भी मैंने जाके मम्मी को बताया मेरे को तो 5 रुपये मिले। तो मम्मी बोलती इधर आ, ये 5 रुपये ना तू मुझे दे दे और तू बाद में पैसे मुझसे ले लेना, तू ना एक काम कर, 1 रुपये की टॉफ़ी ले आ और बाकी के ना पैसों से ना ये चावल ले आना। उस टाइम पे चावल का होता होगा 8-9 रुपये किलो वाला हिसाब, तो वो मैंने मम्मी को ला कर दे दिए। तो ऐसे ही उस दिन हम उस रात हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों ने स्ट्रगल किया है कि पैसे नहीं होते थे, सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए मतलब सुविधा नहीं है, या फिर कोई चीज़ करने के लिए नहीं है। लोगों के पेरेंट्स ना, हम लोग स्कूल जाते थे तो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, स्कूल में बाइक से लेकर आते हैं छोड़ने, और रास्ते में उनको चीज़ दिलाते हुए बेटा ये खा लेना, ये खा लेना। हमारे फादर आज तक कभी हमें स्कूल भी छोड़ने नहीं गए, ना कभी लेने गए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था, वो पॉलिटिक्स में इतना बिजी हैं कि कभी नहीं गए। हार्डली मुझे आज तक मुझे याद है एक बार मुझे वो स्कूल में छोड़ने गए थे, वो भी मैं लेट हो गई थी, तो उस टाइम हमारे पास बाइक था तो वो छोड़ आए थे। उसमें भी बोल रहे थे तुम्हारा मेरे को बस यही काम है कि तुम्हारा चपड़ासी हूँ मैं, जो तुम्हारा लेना ले जाना करूँगा, अपना आप करो अपना जो करना है, और नहीं पढ़ना है तो घर में बैठ जाओ अगर तुम्हारे बस की पढ़ना नहीं है। तो ऐसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया है और यही चीज़ सीखी है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में भी पर्सनली मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन अभी मैं अच्छा कर रही हूँ,
थोड़ा खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही है कि पढ़ाई ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना फैमिली ज़रूरी है, ना कोई और इंसान ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली को भी वो चीज़ें दे सकते हो जो जो आपको नहीं मिली। तो पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है और यही बाबा साहब ने सिखाया है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमारे साथ प्रिया थी और जब हम उसकी स्टोरी सुन रहे थे तो मैं भी खुद जो है ना वो स्टोरी में अपने अपने आप को विलीन कर लिया था। जब हम मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति वो एक जुनून लेकर काम करता है, एक जज्बा लेकर काम करता है और उसको उसके आगे कुछ और दिखता ही नहीं। उसे एक मूवमेंट दिखता है, उसे एक मिशन को लेकर और एक उद्देश्य को लेकर वो काम करते रहता है। लेकिन उसी के बीच जब परिवार, बच्चे जिन दिक्कतों का सामना करते हैं, उन दिक्कतों को हम आप तक लेकर आ रहे हैं या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर मानवतावाद का मिशन मूवमेंट ऐसे ही नहीं चलता। प्रिया जैसे कई लड़कियों की जिंदगी में ऐसी आर्थिक संकटें, ऐसी दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज और शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्थिक दिक्कतें जो है वो आती हैं। पूनम जी से बात करने से भी समझ आता है कि घर परिवार और संसार को चलाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो एक मिशनरी व्यक्ति वो अपने परिवार को नहीं दे सकता और उसके बाद ये मिशन खड़ा होता है। और भी हम कोशिश करते हैं सत्यप्रकाश जी से बात करने की। बात करते हैं सत्यप्रकाश जी से। इस वक्त हम हैं नंद नगरी के पंचशील बुद्ध विहार के नीचे, जहां पर ये फिट गारमेंट है और ये फिट गारमेंट है सत्यप्रकाश वर्मा जी का। तो उन्हीं के दुकान में आज हम आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सत्यप्रकाश वर्मा जी इन्होंने बहुजन आंदोलन के लिए अपना काफ़ी समय और अपना जीवन दिया है। कैसा क्या उनका अनुभव रहा, कैसे कांचीराम साहब के साथ उन्होंने वक्त बिताया, कैसा बहन मायावती जी के साथ वक्त बिताया, कुछ दिलचस्प बातें जो है हम उनसे सुनना चाहेंगे। कैसा अनुभव रहा आपका साहब के साथ और बहन जी के साथ रहने वाला किसका बढ़िया अनुभव नहीं रहेगा। उन्होंने बच्चों की तरह, हम तो 18 साल के थे जब, बच्चों की तरह रखा और हमें समझाते रहे। बीच बीच में एक बार हमने सोचा भी नंदनगरी से लड़ने का, साहब ने मना कर दिया, कह रहे भाई हम तो बिगड़ लड़ाई जिता देंगे आपको। तो फिर इलेक्शन आ गया 90 में लोकसभा का, साहब कांचीराम चले गए वहाँ, मेरे को छोड़ गए बहन जी के साथ बुलंदशहर। बहन जी वहाँ पे अरेस्ट हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो रहे थे, अरेस्ट हो गई वहाँ पे, मार पिटाई गिजौरी गांव में। बुलंदशहर में एक गिजौरी गांव पड़ता है, वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। बहन जी के फ़ोन गया वहाँ पे, वो आई, उन्होंने देखा तो बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। वहाँ के जो धनाढ़ लोग थे वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। तो बहन जी ने डीएम और एसएसपी से कहा भाई ये बूथ कैप्चरिंग रहे, तो उन्होंने कहा ऐसे ही होएगा। कब की बात है ये 90 की 1990 है, अक्टूबर नवंबर की बात है मेरे ख्याल से। तो बहन जी को फिर वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया, अरेस्ट कर लिया, बहन जी को बुलंदशहर जेल में भेज दिया और हमको बुलंदशहर देहात थाना पड़ता उसमें बंद कर दिया। बहन जी ने फिर मतलब अरेस्ट, आपकी भी अरेस्टिंग हुई बहन जी के साथ? हाँ, वहाँ में देहात पड़ता है, बुलंदशहर देहात थाना, उसमें भेज दिया। बहन जी को बुलंदशहर जेल में भेज दिया। कुछ जब ज़्यादा पब्लिक आनी शुरू हो गई तो बहन जी को नैनी जेल भेज दिया गया। नैनी जेल भेज दिया गया तो फिर साहब ने कहा भाई आप वहीं जाओ। तो जंग बहादुर पटेल एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने उनके यहाँ पे अरेंजमेंट रहा खाने पीने का सब, और बहन जी के रोज़ खबर लानी, सुबह 8 बजे जाना और शाम को 3-4 बजे आना। तो बहन जी कहती थी भाई बुलंदशहरिया कब तक सेवा करेगा? मैंने जब तक आप यहाँ पे जेल में हैं तब तक सेवा करेंगे। फिर वहाँ से बहन जी की बेल हो गई, वहाँ चले गए होशियारपुर इलेक्शन लड़ने। साहब भी उधर ही पहुँच गए, साहब तो वहाँ से सांसद बन गए थे इटावा से। तो बहन जी को दोबारा होशियारपुर से लड़ाया गया। हाँ, तो ये हमारा जीवन। और फिर रैली वैली भी करते थे आप साहब के, जैसे उस समय साइकिल मार्च होते थे, तो आपका साइकिल मार्च वगैरह में भी शामिल होते थे या फिर ये पार्टी की बैठकों में, मीटिंगों में? मैं जो मीटिंग का जो अरेंजमेंट करते थे, हम एक भाई तेज सिंह थे, हम थे, और वो तो अरुण चौधरी, ये 5-7 लोग अरेंजमेंट करते थे। जब मीटिंग दिल्ली में होती थी कोटला उस पर बोट क्लब पे,
बोट क्लब पे ऐसी रैली हुई थी बारिश में भी, मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर आदमी होंगे। उसमें तो मेरा फ़ोटो भी आ रहा था। हाँ, वो राजन साहब ने दी नहीं वो किताब, उसमें मेरा फ़ोटो था। हाँ, तो साहब का तो बहुत बढ़िया रहा, बहन जी का भी बहुत बढ़िया। फिर हमारे 1900 पहली गवर्नमेंट बनी 1994 में। वो हरोड़ा से हमारे पैर में चोट लगी तो उसकी वजह से फिर हम घर आ गए। घर आके फिर उसके बाद हम गए 2013 में, तो फिर बहन जी के यहाँ मैं 8 साल फिर काम करा। तो पिछली साल मार्च में छोड़ दिया। काफ़ी जब हमने आपके घर के लोगों से बात की तो कहते थे कि आप काफ़ी समय तक ना बाहर रहते थे, 10-15 दिन तक, तो यही पार्टियों के काम में। तो क्या 10-15 दिन तक क्या चलता था, मतलब पार्टी का क्या मूवमेंट होता था? जो साहब मेरे को ऑर्डर करते थे, कोई सामान पहुंचाना है या कोई लेटर पहुंचाना है, लखनऊ पहुंचाना है या कि जिस जगह भी जाना है, तो वहाँ मेरे को भेजते थे। साहब कुछ अंदरूनी बातें करते थे मिशन मूवमेंट को लेकर, या फिर कभी सलाह वगैरह देते थे आपको? एक बार सलाह दी थी कि वो कोई उनके दोस्त आए थे, कह रहे इनसे कुछ चंदा लेना है, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसे कहना है। मैंने कहा ठीक है कह दे। तो उन्होंने चंदा दे दिया साहब को जब इस तरह, तो वो बताते रहते थे बीच बीच में। जैसे साहब का काम करने का जो तरीका होता था, काफ़ी लोग, अब आपने करीब से देखा है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी प्यार से बर्ताव करते थे, नाम जाना, काफ़ी पूछताछ करते थे। तो ये ऐसा कुछ अनुभव आपको भी आया था कि साहब किसी कार्यकर्ता से, ये जिसे अनजान है, नहीं जानते, दूर दराज से आया है, तो उससे कैसे बात करते थे, ऐसे कुछ? वो ज़्यादा प्यार से बात करते थे और उनकी याददाश्त इतनी थी कि एक बार जहाँ का भी कार्यकर्ता कहीं का आया उसकी याददाश्त रहती। मैं इसी दुकान से 89 में जब साहब ऊँट से लड़ रहे थे यहाँ से, तो मैं इसी दुकान से गया तो कुछ चंदा दे के आया। पहले इलेक्शन में चंदा दे के आया तो उन्होंने मेरा नाम एड्रेस वगैरह पूछा, तो यहीं एक भगवानपुर खेड़ा है, वहाँ पे मीटिंग उसकी समीक्षा हुई पार्टी की। तो सबसे पूछ रहे भाई क्या करते हो, क्या कैसे, सब बार से बता रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे को बैठने को नहीं कहा, मैं 1-2 बार बैठा भी, तो उन्होंने कहा तुम क्यों बैठे भाई, आप खड़े रहो। तो फिर सब 500 के लोग होंगे, उनके बाद मेरे से कहने लगे सबसे भाई ये मेरे को चंदा दे के आया है और मेरे को एक लड़के की ज़रूरत है। तो सब दुकानदार हमारे कहने लगे भाई इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, तो फिर मैं वहीं से चला। जब मेरी 18 थी, 18-19। हाँ, जो मिशन मूवमेंट है या फिर अपनी सत्ता लाना, अपनी सरकार लाना, ये बातें आपको किस उम्र में समझ आई? साहब की बातों से समझ आई, बाबा साहब का मिशन मूवमेंट? क्या एक हमारे बड़े भाई ब्लॉक में सर्विस करते थे, तो 14/4/1984 को उन्होंने घर पे आके कहा भाई एक आदमी ऐसा हुआ है हमारे समाज में जो वो क्या नाम, इंदिरा गांधी भी उनके बराबर रैली नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा, हमने उसी दिन विचार कर लिया था, मैंने कहा भाई पार्टी में तो जाना है तो फिर बहुजन समाज पार्टी में जाना। तो फिर भाग से हम अगली साल ही 4-5 साल हम उनसे बिछड़ के रहे, फिर हम पार्टी में चले गए। बाबा साहब के बारे में भी पहले कुछ जानकारी थी या फिर सब साहब से? जब हम छोटे ही थे तो इतना तो नहीं जानते थे बाबा साहब हैं क्या, पर हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग जय भीम बुलवाते थे। जब हम स्कूल से आते थे तो जो ज़्यादा ज़ोर से जय भीम बोलेगा उसको सम्मान ज़्यादा देते थे। तो बाबा साहब के बारे में बाद में पता चला कि भाई हमारे महापुरुष हैं, और जो हमारे यहाँ के थे वो बुजुर्ग, उन्होंने सबसे पहले हमें जय भीम करना ही सिखाया। भीम का नारा कहो या बाबा साहब के बारे में महत्वपूर्ण बातें तो बीएसपी ही लेकर आई ज़मीन पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ बाबा साहब को पूजा करते थे, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे, संसद की बात करते थे, ये सर साहब चाहते थे भागीदारी। यहाँ पे हमारे लोगों को जो बुराइयाँ थी उन्हें पार करके बाबा साहब कह रहे भाई इनके साथ लगा जाए। तो काफ़ी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली, अपने परिवार को नहीं देखा। बाबा साहब ने सर्व समाज को और ज़्यादा महिला के सम्मान में ज़्यादा काम किया। तो साहब की कुछ याद आपको आती होगी, तो साहब की जब याद आती है तो कुछ खास पल ऐसे हैं जो याद आते हैं आपको? हमारे साथ सत्य प्रकाश जी थे और
मान्यवर साहब की याद में देखिए वो इमोशनल हो गए। चूँकि इस देश के अंदर जब मानवतावाद का आंदोलन चलता है, बहुजन आंदोलन चलता है, तो कई लोग जो है अपने त्याग तपस्या बलिदान देते हैं और इस मिशन मूवमेंट को सींचते हैं। और उन लोगों से जब हम बात करते हैं और महापुरुषों की जब याद आती है, तो जब कांशीराम साहब आज के समय में नहीं हैं, तो जिन लोगों ने साहब के साथ वक्त बिताया, साहब का अनुभव लिया, वो तमाम लोग आज भी साहब को याद करते हैं और आज भी उनकी आंखों से आंसू छलकते हैं। फिलहाल इनके जीवन को लेकर, उनकी पारिवारिक जो चीज़ों का हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।